Hello, everyone. This is a special edition of the Hot Mic, and today I have a very special guest with me who is a seasoned politician who has a great experience of working in PMO. Not only that, but he's the ex chief minister of Maharashtra, and in his regime, he has taken a lot of great development work. He initiated a lot. So, welcome, Mr. Prithviraj Chavan, sir. Thank you. A direct question to you: what every person is actually feeling right now is one nation, one election. Why Congress is opposing that? Like, what is your take on this? No, I think the concept that it will save some money, the development process comes to a standstill during elections, that will not happen. Those ideas are good, but the basic difference between Western democracies, which have a presidential form of government, and our democracy, which is a parliamentary democracy based on the Westminster model, where elections can be called any time. So you might synchronize all the elections at one time, but there is no guarantee that it will continue, because election can be called within 1 year, within 2 years, 3 years, any time. Because that is the inherent characteristic of a parliamentary democracy. And the chief minister of a state can ask the Rashtrapati, the governor, to dissolve the assembly and hold elections anytime. So what happens then? So lot of constitutional changes will have to be done, including curtailing the terms of the assembly when we begin it. I understand that they're hoping to begin this from 2029, when there'll be also a delimitation. But I think it's quite impractical for a parliamentary democracy like ours. And of course, if the government wants to shift to a US presidential type of government for system, then of course every 4 years, every 6 years, every 2 years there can be elections. लेकिन भारत में हमेशा ये कहा जाता है कि हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है उसको कहीं बदलने की आवश्यकता आपको लगती है? उसको कम कर सकते हैं। देखिए, हमारे संविधान में 6 महीने तारीख से 6 महीने पहले तक चुनाव आयोग ही इलेक्शन करा सकता है। तो मेरा मानना है कि व्यावहारिक रूप से अगर हम साल में एक बार इलेक्शन कराएं, 5 साल में एक बार नहीं, लेकिन साल में एक बार कराएं, तो कोई इतनी आपत्ति नहीं होगी, ताकि उस समय फिर हम कुछ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ताकि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, विधानसभा के हो, वो कर सकते हैं। लोकसभा का इलेक्शन तो 5 साल के बाद होता है। उस समय जो भी और छोटे राज्य या जो भी राज्य साथ में 2-3 महीने के अंदर आगे पीछे उनका अगर चुनाव होता तो उनको साथ में ला सकते हैं। लेकिन मैं इसके आग्रह करना कि ज़बरदस्ती सभी इलेक्शन एक साथ होंगे, ये व्यावहारिक नहीं है। जहाँ तक कि व्यावहारिक है, वहाँ तक हमको चुनाव एकत्रित कराने चाहिए। कांग्रेस का न्याय, नारी न्याय, इस कंसेप्ट को आप कैसे देख रहे हैं? इसके वजह से आपको लगता है कि फंडामेंटल चेंज आ जाएगा? देखिए, एक सोशल सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट है ये। हमारे देश में आप जानते हैं कि सोशल सेफ्टी नेट या सोशल सिक्योरिटी ना के बराबर है। अगर किसी को नौकरी नहीं है या कोई नौकरी छूटती है तो उसका पूरे परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर खाने पीने की दिक्कत होती है। तो ये हम अभी तक नहीं कर सके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बेसिक मिनिमम इनकम की एक जो कल्पना थी कि हर एक परिवार को कुछ आमदनी दी जाए, उसी से चलते हुए हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने 6,000 रुपये एक परिवार को, गरीब परिवार को, 20% हमारे गरीब परिवार को हर महीने, यानी कि 72,000 रुपये सालाना देने की बात की थी। उसी को आगे चलकर ये नारी का जो न्याय की जो कल्पना राहुल गांधी जी ने अपने नए यात्रा के दौरान पेश की है, उसमें 1 लाख रुपए प्रति परिवार को देने की बात कर रहे हैं, प्रति नारी को, यानी प्रति परिवार को देने की बात कर रहे हैं। यानी कि, और वो भी गरीब को। अब गरीब की व्याख्या क्या होगी, क्या
मैं समझता हूँ कि गरीब की व्याख्या जो हमने पहले की थी कि देश के पूरे 20% गरीब परिवारों को ये दिया जाएगा, वो हम लाइन जो है कहाँ खींचनी है वो तय कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत क्रांतिकारक सोशल सिक्योरिटी मेजर है ये, और देश की गरीबी हटाने का तरीका है। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे ये सवाल तो उठता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो हमें अपनी विकास की गति तेज करनी पड़ेगी और कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा हमारी प्रायोरिटीज़ का। तो ये हो सकता है और ये एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। सीए को आप किस तरीके से देखते हैं? सीए को क्यों कांग्रेस एक्चुअली अपोज कर रही है? एक तरीके से आश्रय देना उन लोगों को, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं, इसमें आपत्ति कहाँ लगती है देखिए, कांग्रेस को? आपत्ति सिर्फ एक है कि कोई भी अगर भारत का मूल नागरिक पीड़ित होता है तो उसे यहाँ पे आश्रय देने में कोई गलती नहीं है। लेकिन जब आप एक मज़हब को, अब मुस्लिम परिवारों को, मुस्लिम जनता को वहाँ से अलग करते हैं, यानी कि ये मानते हैं कि मुस्लिम परिवार को कोई पीड़ित नहीं करेगा, या अगर मुस्लिम परिवार को पीड़ित करता है तो हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है, ये कहना है मूलतः गलत है। संविधान में हमारे किसी भी धर्म का, किसी भी मज़हब का उल्लेख नहीं है। लेकिन इस तरीके से सीएए के माध्यम से हमने एक मुस्लिम मज़हब को अलग किया है कि ये सेकंड क्लास सिटीज़न है, इनको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई पीड़ित, अफ़गानिस्तान में अगर मुस्लिम परिवार पीड़ित होता है तो होने दीजिए, क्योंकि वो मुस्लिम है, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो ये एक हिंदू राष्ट्र मानसिकता से बनाया हुआ कानून है। अगर ह्यूमन राइट्स की तरह से देखा जाए तो कोई आपत्ति होने की बात नहीं थी, कोई भी पीड़ित को आश्रय देना चाहिए। लेकिन उसका एक अच्छा तरीका था कि जो रेफ्यूजी कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस का, उसी को हम अडॉप्ट कर लेते। लेकिन ये सिर्फ इनको, भाजपा वालों को एक मैसेज देना था कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी सेकंड क्लास सिटीज़न है, हम कोई अलग उनसे हैं, ये देने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जब बात आती है, इलेक्शन कमीशन हो या एनी अदर मशीनरी, कांग्रेस जो सवाल उठाती है, आपको लगता है कि इन लॉन्ग रन इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट कांग्रेस भी पड़ रहा है कि कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस हर उस इंस्टीट्यूशन को अपोज करती दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, हम इंस्टीट्यूशन को अपोज नहीं कर रहे हैं, फंक्शनिंग को अपोज कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन को जो कैप्चर किया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, उससे हम अपोज कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग का, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग का काम है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, और इसके लिए जो पहले तो एक ही चुनाव आयुक्त होता था इलेक्शन कमीशन, उसके बाद हमने 3 करे। तो उनका जो चुनाव आयुक्त ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो निष्पक्षपाती हो, वो बिल्कुल बिना किसी बायस के काम करें, ये अपेक्षा है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इसके चयन करने के लिए आप कमेटी जो बनाएंगे उसमें प्रधानमंत्री हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, और विपक्ष का नेता हो। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री में कोई टकराव की बात बनती है तो एक सीजेआई, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है, वो एक फैसला देके एक अच्छा चुनाव आयुक्त को उसका चयन करते। लेकिन बीजेपी ने क्या, भी हाल ही में कानून बदल करके क्या किया कि 2 मंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री और एक और मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री और अमित शाह रहेंगे तो विपक्ष के नेता का कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो दोनों, मतलब वो जिसको ऐसा क्यों चाहे। आप सोच रहे हैं कि विपक्ष के नेता का रोल नहीं रहेगा? देखिए, अब 2 अगर बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे लोग एक तरफ बैठेंगे तो क्या कोई भी विपक्ष के नेता बैठा हो, चाहे हमारे खड़गे साहब बैठे हो, क्यों, कौन सुनेगा? 2:1 तो वैसे ही हो जाएगा। तो इसकी कल्पना ये थी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो अगर कोई मतभेद होते तो वो शायद सुलझा लेते, लेकिन वो नहीं होगा। तो अब वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं मीटिंग में, क्योंकि फैसला तो तय है, दोनों मिलकर फैसला करेंगे। तो इस तरह से एक एक इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको तोड़ मरोड़ के सरकारी
पक्ष को यानी कि मोदी के पक्ष को उसको आगे बढ़ाने के लिए सब व्यवस्था हो रही है। वो चाहे फिर जांच एजेंसियां हों, CBI, ED, इनकम टैक्स जैसी हो, CAG जैसी एजेंसी हो, सुप्रीम कोर्ट जैसी एजेंसी हो, न्याय व्यवस्था हो, सभी पे एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है। सेबी जिसने हम कुछ जांच करने के आदेश दिए थे उससे कुछ निकला नहीं। तो सभी जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी है उनको तोड़ मरोड़ के सरकारी बात रखने के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे लोग चुने गए हैं कि जो अपना इंडिपेंडेंट कोई मत नहीं रख सकेंगे, सरकारी मत को ही उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशनल कैप्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। यही डर है कि इसके ऐसे चलते शायद जनतंत्र जो हम पिछले 70-75 साल से देखते आ रहे हैं वो शायद नहीं रहेगा आगे। We are heading for general elections. So when it comes to general election, how you see that? What are the qualities, or do you see that what that X factor that Rahul Gandhi has to become a prime minister? Look, every political party wants to come to power to implement its manifesto, implement its ideas, implement the founding of that party. Because all political party in a parliamentary democracy, a political party is at the heart of the parliamentary democracy. Political party उस संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था की एक जान है। तो अपना अपना कोई नीति होती है, कोई पॉलिसी होती है, वो शायद आर्थिक पॉलिसी हो या कोई सोशल पॉलिसी हो, और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चुनाव जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने विचारों को हम लागू कर सकें। तो इसीलिए अगर अपने राहुल जी की बात की, हमारे पार्टी के नेता हैं, उनके अपने कुछ विचार हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ विचार हैं, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश को चला रहे हैं, एक तो आर्थिक फ्रंट पे उनकी पूरी असफलता साफ दिखाई दे रही है। इट्स कम्प्लीटली फेल्ड ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी स्लो डाउन। अब हम कहते हैं कि हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10 साल में, 2004 से लेकर 14 तक, अगर उसी गति से देश का विकास 2014 से लेकर 24 तक होता तो शायद आज हम तीसरे नंबर पे होते। ये मैं सिर्फ बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर हम आप IMF के आंकड़े देखिए कि हम कितने प्रतिशत 2004 से 14 तक हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, कितने प्रतिशत 14 से लेकर 24 तक हुआ है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में कई कारण। ये तो मनमोहन सिंह जी की बात हुई। राहुल गांधी में ऐसी क्या क्वालिटीज आप देखते हैं जो आपको लगता है कि ही कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर? नो सी, अल्टीमेटली इफ आवर पार्टी विंस, then it is for our party to decide who our leader will be. And our party is fighting election to win the election, to stop the decline of the Indian economy, to decline in the democratic values. As I've said that big faces are leaving, or big faces have been approached. Have you been approached by any political party? No, I mean, no other political party. I think only BJP is doing all these things, but no. I have not been, because they know that कुछ भी हो जाए कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। I won't compromise with BJP. Well, it's for her to decide. I think people of UP, not only UP, people of Maharashtra also have offered that she come to their state or their constituencies and contest the Lok Sabha election. It will charge the election, it will charge the Congress party, it will charge the opposition's place. But ultimately it's for her to decide whether she'll be confined to one constituency or she'll campaign throughout the country. But you feel that she should contest as a senior Congressee? No, I think she should campaign aggressively and also contest. Does the Arvind Kejriwal is an ally or a threat? How you see it? Currently, threat. We have aligned with him.
We have seat distribution with him. So I think he also wants to defeat Mr. Modi because he suffered tremendously. And we want to save democracy, both of us are one on that point. And there are local differences there in the Delhi unit, the Punjab unit. But the larger picture is very clear. When it comes to donations, electoral bond, why Congress is opposing that? Why you don't want a transparency when it comes to donations and funds? Well, there should be transparency. This is precisely what we've been fighting for. And that's what Supreme Court has said in the election, when the petition was heard. They in a historic judgment, the Supreme Court directed that people of India have a right to know who has donated to which political party and how much. Because if a industrial group donates a large amount of money to a political party, he also gets a clout to influence decisions of that political party. So people should know. And I think I thank the Supreme Court. Congress ने ये मुद्दा रेज तो किया, लेकिन why you are not like open? The party is not open for disclosing now. No, we want the complete disclosure to happen. हमें तो चाहिए कि पूरी की पूरी पारदर्शिता हो कि किसने किसको कितने पैसे दिए हैं. ये पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बिल्कुल फ्रॉड थी, जिससे सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ और सारे विपक्ष को कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिला. तो ये बंद हो गई, बहुत अच्छी बात है. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसने किसको कितने पैसे दिए वो भी आप बताइए. वो भी शायद बता दिया गया है, वेबसाइट पे आ गया. पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? यू हैव सीन द वर्किंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. एनी वन क्वालिटी यू थिंक इट्स अ गुड क्वालिटी which can be bring on the table? Well, he is very hard-working person, completely focused in winning at any cost, and I think he's ruthless. So if this is a quality, good quality, bad quality, I don't know, but both Mr. Modi and Mr. Amit Shah are completely focused on winning, and they're very hardworking, and they're working to a plan. कि चुनाव जीतना ही जीतना है, सत्ता में रहना ही रहना है, किसी हालत में कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, और कीमत चुका रहे हैं. पॉलिटिकल कैपिटल खर्च कर रहे हैं. जैसे कि कई करप्ट लोगों को अपनी पार्टी पे मिलाया है. लोगों को अच्छा नहीं लगा है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप बहुत करप्ट हो, आपने बहुत बड़ा गफला किया है, और अगले दिन आप उनको सत्ता में ले लेते हो. तो लोग सब देख रहे हैं. इंडिया अलायंस ये वर्कआउट क्यों नहीं हुआ ममता जी के साथ या बाकी जो अलायंस पार्टनर्स थे? एक एक करके बिखरे सभी क्यों बारी बारी? नहीं, देखिए, नीतीश जी ने जो फैसला लिया है हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ है, लेकिन ये ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार कर चुके हैं. अब ममता जी के साथ में शायद छोटी सी एक आध सीट के बारे में अनबन थी, हो जाना चाहिए था. Your DMK allies are questioning on Sanatan Dharma. Raja is questioning on India as a country. So don't you feel it's a Todo politics and not the Jodo politics when we have a Bharat Jodo Yatra on one side, Congress is doing, and another side it's a Todo politics? No, it's not a Todo politics. DMK has a ideology, a very long-standing ideology. It didn't happen yesterday. And individuals may have different views. But DMK and Tamil Nadu is very much part of India. It's an ancient civilization, perhaps even more older than the northern Indian civilization. So they have some hard views on the Sanatan Dharma, which they have articulated. So that has nothing to do with India Alliance. When it comes to MVA, marathon meetings have been happening, but there is no breakthrough. What is actually obstacle or to reach out to any formula? What's the obstacle? क्योंकि पहली बार 3 दल नहीं बल्कि 4 दल मिलकर हम. Are you considering the 4 dal as a Vanchit as a? Yes. But he is saying that we are the outsiders. No, that he may say whatever, but we would like Vanchit to be part of the broad MVA alliance. Whether he considers
part of the MV or not, that's an inevitable. But we'll do seat sharing. Will he remain, you feel? Are you confident that he will remain? Well, we are trying our best to make sure that his demands are met. That our entire purpose is to see that votes opposing the BJP are not divided. And Mr. Modi is precisely trying to do that. He's trying to make sure that smaller parties contest and take 2, 3, 4% votes away so that votes get divided. So our objective is to have a amicable settlement in the three main parties. And of course, we consider Mr. Ambedkar's party as part of us. Whether he considers it or not is his point. But we want him to fight together with us. I personally feel that Mr. Prakash Ambedkar should be in the parliament. He will be an important face of the Dalit downtrodden community. And I think he'll certainly get elected if he fights election with us. If he doesn't fight with us, if he fights separately, then he'll be only helping Mr. Modi. And he realizes that. Therefore, hard bargaining is going on. First time. But how long? We have seen that. On the other hand, BJP has already declared their candidates more than 200. But when it comes to Maharashtra, no, Congress party also has declared certain candidates. Maharashtra, yes, we are been little late, but partly because the Nyay Yatra which is coming to Maharashtra, most of the people are busy organizing the Yatra. So I think maybe a couple of days of delay will be there. But even other parties which are not part of the Yatra, for example, Mr. Sharad Pawar's party, Mr. Uddhav Thackeray's party, they're also working very hard to find out the right candidates. Broadly, the seat distribution has been done, except barring a few seats where there is a contentious issues are there. And we're trying to find the best possible candidate for that seat. But even though the talks are going on, Uddhav Thackeray has already declared one name. So when you go for the in alliance, there are some rules and But despite of this, without a formal, even the formula has not yet come out, and he has declared the candidature. And we have seen that Nirupam is openly coming and expressing his grievance. Some people also. So what's going on in MVA? Some people have changed the parties. You see every day they're trying to make sure that some chota mota leader leaves the party. After Mr. Ashok Chavan left party, there has been Mr. Basavaraj Patil left. One person from Nandurbar, former minister, he left the party. They're orchestrating so that during the yatra, certain people from the Congress party leave, so that it adversely impacts the yatra. And Congress. But I think उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ये उम्मीद थी कि जिन पे ईडी का प्रेशर है, जिनको इनकम टैक्स का प्रेशर है, वो शायद जाने की सोच रहे. बस एडजस्टमेंट की बात हो रही है. और अपनी सहूलियत से बीजेपी उनको टाइम दे रहा है कि आप कब करेंगे. वो उनका अपना तरीका है, उनको करने दीजिए. लेकिन सवाल है कि राज्य की जनता क्या चाहती है. हमने देखा कि शिवसेना में टूट हुई, एनसीपी में टूट हुई. काफ़ी सारे विधायक ये सत्ता की ओर चले गए. लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग जिन्होंने इनको चुन के दिया था, जो मतदाता है, जो आम जनता है, क्या वो भी इन बागी गद्दार नेताओं के पीछे गई है? मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की ये मानसिकता नहीं है कि गद्दारों को साथ देगी. इसलिए जब चुनाव होंगे, जब वोटों की गिनती होगी, तब आप देखेंगे कि ये नेता सब लोग अलग पड़ गए हैं और जनता दूसरी तरफ है. मुंबई के लिए आप पर्टिकुलरली इफ वी आर मुंबई की अगर बात की जाए, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, उसको मद्देनज़र रख के आपको क्या लगता है कि आपका विजन क्या कहता है कि ये कांग्रेस कर सकती है? देखिए, जो नहीं हो पा मुंबई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसको कई सारे प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन आज हो रहा है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में इसकी कल्पना की गई थी. उदाहरण, जब मैं मुख्यमंत्री था, नई मुंबई एयरपोर्ट का एनवायरमेंटल क्लियरेंस हम लाए थे. हमने नई मुंबई एयरपोर्ट की ज़मीन जो
एक्वायर करनी थी, उसका फॉर्मूला हमने तय किया था। हमने नए महानगरों की कल्पना की थी, जिससे नैना जैसा महानगर हो। हमने जो आज जब कोस्टल रोड की बात कर रहे हैं, उसकी कल्पना मेरे समय में रखी गई थी नींव। जो ईस्टर्न फ्रीवे वगैरह जो हम देखते हैं, कई प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। तो मुंबई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तो जारी रखेंगे। जो देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कोई एक कार्यकाल में पूरा नहीं होता। मतलब नींव कोई रखता है और उद्घाटन कोई और करता है, ये होता रहता है। मुंबई की जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको हम जारी रखेंगे। मुंबई एयरपोर्ट का विस्तार की बड़ी बात है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। कुछ झोपड़ियों के कारण दूसरा रनवे नहीं बन पा रहा है। हम एक और कोई रीजनल एयरपोर्ट मुंबई के पास बनाने की कोशिश करेंगे। नवी मुंबई का एयरपोर्ट चालू जल्दी से कराएंगे। साथ ही में नवी मुंबई में जो नैना की नई शहर की कल्पना हमने की थी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो मुंबई के लिए हमारी कई अच्छी कल्पनाएं हैं। और मुंबई की शिक्षा की व्यवस्था हो या दवाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था की हो, उसको बहुत बड़ा विस्तार करना पड़ेगा। उसके लिए हम पूरी प्राथमिकता देंगे। मैं समझता हूँ कि हम मुंबई जो पिछड़ गया है नरेंद्र मोदी के चलते और आर्टिफिशियली दबाया गया है, वो अब नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका एक विजन है मुंबई को लेकर, और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त हो चला है यही रुकने का, कहीं भी मत जाइएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.